तो नमस्कार फ्रेंड्स। डिजाइन एक्ट चैलेंज 16 डेज, डे नंबर 1, सेक्शन 1 to 5 आपके सामने है। सो डिजाइन एक्ट एंड रूल्स बाय लर्न पेटन एंड अर्न, डॉक्टर जयवीर शाह एंड रजत कर्क सर। सबसे पहले सेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 1 होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, यानी डिजाइन एक्ट भी पेटेंट एक्ट की तरह टेरिटोरियल राइट। इसकी नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आती। तो जब भी अमेंड किया जाता है इसे, तो उससे पहले पब्लिक फीडबैक के लिए ये ओपन होता है। पब्लिक फीडबैक आने के बाद उस अमेंडमेंट को पब्लिश किया जाता है और पब्लिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की जाती है, वेबसाइट पे पब्लिश होती है ऑफिशियल गेजेट के अंदर। और वही डेट जिस दिन पे वो पब्लिश हुआ, उस दिन से इम्प्लीमेंट हुआ ऐसा माना जाता है। सेक्शन 2 में अगर हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करें, तो सबसे पहली डेफिनेशन है आर्टिकल। आर्टिकल किसे कहते हैं हम? तो ऐसा समझ लीजिए कि जो पार्शियली आर्टिफिशियल हो उसे हम आर्टिकल कह सकते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये भी हुआ कि जो नेचुरल हो उसे हम आर्टिकल नहीं कह सकते। यानी जो नेचुरल अकरिंग फिनोमेना है उसे हम आर्टिकल नहीं कह सकते। कुछ ना कुछ उसमें आर्टिफिशियल होना जरूरी है, या तो पार्शियली आर्टिफिशियल हो या फिर कंप्लीटली आर्टिफिशियल हो। और जिसे पार्शियली आर्टिफिशियल को हम ये भी बोल सकते हैं कि पार्शियली नेचुरल। और जिसे मेड एंड सोल्ड सेपरेटली किया जा सके उसे हम आर्टिकल कहेंगे। कंट्रोलर किसे कहेंगे? कंट्रोलर जो डिफाइन किया गया था सेक्शन नंबर 73 ऑफ द पेटेंट एक्ट, एंड यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 में डिफाइन किया गया है, उसे हम कंट्रोलर कहेंगे। बेसिकली पेटेंट ऑफिस का सारा वर्क, या फिर हम भी पेटेंट एजेंट बनने के बाद जिनके अंडर वर्क करेंगे, जिनकी गाइडलाइंस के अंदर हमें रखा जाएगा, वो है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का काम होता है पेटेंट ऑफिस में बाकी के ऑफिसर से काम को निकलवाना, टाइम बिंग एज पर एक्ट। कॉपीराइट, यहाँ पर है ना, ये वर्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। और डिजाइन का भी हमें क्या मिलता है? कॉपीराइट टर्म के लिए प्रोटेक्शन मिलता है। हाँ, ये बात याद रखिएगा। डिजाइन में डिजाइन का टर्म नहीं कहा जाएगा। डिजाइन पहले तो कितने बरस के लिए वैलिड होती है? डिजाइन वैलिड होती है जब आप अप्लाई करते हो तब 10 बरस के लिए, और जब आप एक्सटेंशन लेते हो बिफोर एंड ऑफ द 10th ईयर, तो और 5 बरस के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है। अब ये जो डिजाइन है उसे भी कॉपीराइट का ही टेन्योर माना जाता है। यानी ये डिजाइन का टेन्योर नहीं है, ये कॉपीराइट का ही टेन्योर, ये 15 बरस। तो फिर सर डिजाइन और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, डिजाइन अगर आपने एक बार फाइल कर दी तो आपके सिमिलर डिजाइन, यानी आपके जैसी ही थोड़ा सा माइनर चेंज करके दूसरी डिजाइन नहीं बनाई जा सकती है। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रोटेक्शन है। यानी सिमिलर काइंड ऑफ डिजाइन्स भी अवॉइड करते हैं, दूसरे पब्लिश नहीं कर सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इट इज। वाइल इन केस ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट का तो पहले टेन्योर होता है ऑथर की डेथ के 60 ईयर्स तक इंडिया में। यानी ऑथर की डेथ हो जाए और वहां से 60 बरस तक उनका टेन्योर रहेगा, ऑथर की डेथ के बाद भी। एंड कॉपीराइट के अंदर अगर आप माइनर भी चेंज करेंगे, जो ओरिजिनल कॉपीराइट लिटरेचर प्रोटेक्शन हमें जिस कहते हैं ना, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क, अगर वो कॉपीराइट के अंदर हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो उस केस में अगर कोई छोटा सा भी माइनर सा भी करेक्शन कर देता है तो वो करेक्शन अलाउड है, और उस करेक्शन से नया कॉपीराइट प्रोटेक्शन लिया जा सकता है। सो कॉपीराइट है ना, वो थोड़ा सा एग्जैक्ट रेप्लिकेशन मांगता है, बट इन केस ऑफ डिजाइन वहां पर छोटे मोटे चेंजेस भी दूसरे पर्सन को अलाउड नहीं है। ओके। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जहां पर इन्फ्रिंजमेंट का कुछ
केस या फिर रिवोकेशन का केस चलेगा, डिजाइन को कैंसलेशन करवाने का केस चलेगा, वो जगह है हाई कोर्ट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी डिजाइन के ऑथर की जब डेथ हो जाती है तो वो जिस पर्सन उनके बाद उनके वारस होते हैं उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ओरिजिनल, ओल्ड इन देमसेल्व्स येट न्यू इन देयर एप्लीकेशन, ये ओरिजिनल की डेफिनेशन है। मीनिंग है इसका कि मान लीजिए आपके पास एक गिटार का स्टैंड है, उस गिटार के स्टैंड को आप यूज कर रहे हैं अगरबत्ती के स्टैंड के लिए, तो वो गिटार तो सभी को पता है, ओल्ड इन देमसेल्फ, गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये सभी को पता है। बट न्यू इन दर एप्लीकेशन, अगर आपने उसको मोमबत्ती का स्टैंड के लिए यूज किया तो ये नया उसका एप्लीकेशन हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओरिजिनल वन। पेटेंट ऑफिस, पेटेंट ऑफिस सेक्शन नंबर 74 ऑफ दी पेटेंट एक्ट में डिफाइन की गई है, 4 जगह पर है पेटेंट ऑफिस, और पेटेंट ऑफिस में हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, सारी प्रोसीडिंग्स होती है। डिजाइन के लिए जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, देखिए आप चारों के चारों पेटेंट ऑफिस में फाइल तो कर सकते हैं एप्लीकेशन को, बट डिजाइन के लिए जो स्पेसिफिक पेटेंट ऑफिस है वो है कलकत्ता। प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड यानी जिस तरीके से पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट में लिखा गया है उस मैनर से काम करना, उसे प्रिस्क्राइब्ड मैनर कहते हैं। प्रोप्रेटर या प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर उसे कहा जाता है या तो ऑथर खुद, जैसे पेटेंट एक्ट में इन्वेंटर था ना, यहाँ पर है ऑथर, तो ऑथर खुद अपनी डिजाइन फाइल करे तो ऑथर उस डिजाइन का प्रोप्राइटर हो सकता है। अगर ऑथर से किसी ने बनवाया है, यानी कोई एम्प्लॉयर है जिसने अपने एम्प्लॉय के तौर पे ऑथर को रखा हुआ है कि आप डिजाइन बनाइए, तो वो एम्प्लॉयर यानी जिन्होंने पे किया है वो प्रोप्राइटर बन सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रोप्राइटर हो, उसको उस केस में पार्शियल प्रोप्राइटरशिप भी मिल सकती है, 50% या कोई भी रैंडम अमाउंट, उसमें एक से ज्यादा प्रोप्राइटर होने चाहिए। एंड डिवॉल्व्ड, डिवॉल्व्ड वर्ड का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ राइट्स। अगर आपने अपने नाम पे कोई डिजाइन करके रखी है, डिजाइन का रजिस्ट्रेशन मिलता है, जैसे पेटेंट को ग्रांट मिलती है ना, वैसे डिजाइन को रजिस्ट्रेशन मिलती है। वंस द डिजाइन इज रजिस्टर्ड ऑन योर नेम and now you are selling that design or assigning that design to someone else, so that is called devolve the rights, यानी सामने वाला पर्सन आपके राइट को ट्रांसफर कर रहा है अपने नाम पे, तो उसे कहा जाता है डिवोल्व, तो वो भी प्रोप्राइटर हो सकता है। डिजाइन के फीचर्स क्या क्या रहेंगे, इसका मीनिंग है कि अगर आप दुनिया में कोई भी डिजाइन देखो तो वो डिजाइन इन फीचर्स से ही बनी होगी, एक या एक से ज्यादा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ लाइन। लाइंस में कितने पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स। तो कॉम्पोजिशन ऑफ लाइंस की डिजाइन हो सकती है। फिर 2 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट पे आते हैं शेप, शेप यानी 3 पॉइंट्स, शेप की भी डिजाइन हो सकती है। या फिर लाइन और शेप दोनों को कंबाइंड करके आप क्या बना सकते हो, पैटर्न। तो ये मैंने ट्राइंगल बना दिया और मैंने लाइंस खींच दी दोनों, यहाँ पर एक और एक, दो, तो ये क्या बन गया, पैटर्न। तो पैटर्न भी एक फीचर हो सकता है डिजाइन का। फिर ये पैटर्न के अंदर हम क्या फिल करेंगे, कलर्स। तो कलर्स भी डिजाइन के फीचर हो सकते हैं, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल व्हीकल के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखते होंगे। फिर होता है कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने सेमीकंडक्टर की ऊपर की जो डिजाइन देखी है, लेआउट देखा है, उसमें अगर आप कॉन्फ़िगरेशन उसको चेंज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन यानी कंडक्टर को कहाँ पर लगाना, आईसी सर्किट को कहाँ पर लगाना, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप चेंज करते हैं तो वो भी डिजाइन के अंदर गिना जाता है। और वैसे ही ऑटोमोबाइल व्हीकल में भी होता है। एंड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का भी फीचर डिजाइन के अंदर आता है। And this all features either in 2D or in 3D can be filed, ये लिखा हुआ है। तो टोटल कितने फीचर्स है, 1 composition of line, 2 shape, 3 pattern, 4 color, 5 configuration, 6 ornaments, 6 टाइप के फीचर्स है। सारी डिजाइन इसमें से ही बनती है, या तो कोई एक फीचर रहेगा वहां पर या एक से ज्यादा फीचर्स भी हो सकते हैं। तो ये रही पूरी फीचर्स की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में अवेलेबल है। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन डी कहता है कि जो डिजाइन है
वो डिजाइन इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनेगा। कौन सी इंडस्ट्रियल प्रोसेस? या मींस मैकेनिकल या फिर केमिकल। या तो कंप्लीटली मैकेनिकल प्रोसेस से ये सारे फीचर्स बन सकते हैं, या फिर कंप्लीटली केमिकल प्रोसेस से या ये सारे फीचर्स बन सकते हैं, या फिर मैकेनिकल एंड केमिकल दोनों प्रोसेस को मिलाकर ये सारे फीचर्स बन सकते हैं। और इसे अपील एंड जज सोलली बाय आई किया जाना चाहिए, ये लिखा हुआ है सेक्शन 2D में। अब डिजाइन क्या क्या इंक्लूड नहीं करेगा, तो उसमें 4 चीजें हैं। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आप वॉच की डिजाइन देखें, जो मैकेनिकल वॉच आती थी पहले, तो उसके अंदर जो गियर्स की अरेंजमेंट होती है, अगर वो गियर्स की अरेंजमेंट का कोई डिजाइन लेने जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल। वो होता है प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर मियर मैकेनिकल, यानी कोई अगर स्क्रू की डिजाइन लेने जाए, तो स्क्रू इज अ मियर मैकेनिकल डिवाइस, तो उसकी डिजाइन नहीं मिल सकती है। फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है, उसकी भी डिजाइन नहीं मिल सकती है। एंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉपीराइट है, उनकी भी डिजाइन नहीं मिल सकती है। तो ये 4 चीजें डिजाइन से अवॉइड की जाती है। सेक्शन 3, कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। इसमें हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि कंट्रोलर जो है, अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958। ओके, तो ये सेक्शन 4 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट में इनकी डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 3 ऑफ द डिजाइन एक्ट एंड सेक्शन 73 ऑफ द पेटेंट एक्ट। तो ये कहां कहां पर डिजाइन एक्ट, पेटेंट एक्ट एंड ट्रेडमार्क एक्ट में अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन आ गई। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर को अपॉइंट करते हैं, एंड दूसरे ऑफिसर्स भी यहाँ पर अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही। एंड कंट्रोलर उन सभी से वर्क निकलवाते हैं। So under the superintendency and direction of the controller, they work, यानी बाकी के सारे जो ऑफिसर्स हैं वो कैसे वर्क करेंगे? अंडर दी ऑब्जर्वेशन ऑफ कंट्रोलर। और कंट्रोलर के पास है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, डीनोवो। डीनोवो का मीनिंग होता है स्क्रैच से स्टार्ट करना। जैसे हमने अभी ये 21 days एंड 16 days का चैलेंज स्टार्ट किया है, दिस इज कॉल्ड डीनोवो। यानी एक बार हो चुका है, फिर भी हम उसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जिन लोगों को भी डिफिकल्टी आ रही है वो लोग अपना काम कर सके। नेक्स्ट, सेक्शन 4, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिजाइन। कोई कोई डिजाइन ऐसी होती है जिसको प्रोहिबिट किया जा सकता है। वो प्रोहिबिशन क्या होता है? नंबर 1, जो डिजाइन न्यू और ओरिजिनल है उसे ही फाइल करने दिया जाएगा, उसका ही रजिस्ट्रेशन होगा। जो डिजाइन न्यू और ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल की डेफिनेशन रिकॉल कीजिएगा, ओल्ड इन देमसेल्व्स बट न्यू इन देयर एप्लीकेशन। अगर वैसी नहीं है तो उस डिजाइन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, प्रोहिबिट होगा। पॉइंट नंबर 2, पब्लिकेशन एंड प्रायर डिस्प्ले और यूज। डिजाइन को कहा जाता है फर्स्ट टू फाइल देन टू यूज। पहले फाइल करो फिर यूज करो। अगर किसी ने डिजाइन फाइल करने से पहले अगर उस चीज का पब्लिकेशन कर दिया है, या कोई और पब्लिकेशन में वो डिजाइन अवेलेबल है, तो उसको भी रजिस्टर करने नहीं दिया जाएगा। थर्ड है नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नोन और कंबाइंड। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अवेलेबल डिजाइन है, उससे आपकी डिजाइन सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए। सिग्निफिकेंटली, अगर छोटी मोटी करेक्शन है, माइनर अवेलेबिलिटी है, नहीं चलेगा, माइनर करेक्शंस नहीं चलेंगे, सिग्निफिकेंटली डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए तो ये डिजाइन का प्रोटेक्शन है वो जो कॉपीराइट है उससे बड़ा है। एंड लास्ट वन, स्कैंडेलियस और ऑब्ससेंस मैटर। अगर कोई स्कैंडेलियस या ऑब्ससेंस मैटर को डिजाइन के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, ऐसे कोई लोगों से, जैसे कि वो होता है ना डेंजर साइन का सिंबल होता है, अगर वैसी कोई खोपड़ी बना के डाल दे, दैट इज स्कैंडेलियस। वो वैसी चीज नहीं डालनी चाहिए। तो वन ऑफ द एग्जांपल, तो वो सारी चीजें अगर आपके डिजाइन के अंदर इन्वॉल्व है तो भी आपके डिजाइन को प्रोहिबिट किया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 कहता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन।
सिंपल सा मीनिंग है इसका, जब तक डिजाइन पब्लिश नहीं होती है, इट मींस जैसे ही आपने डिजाइन को फाइल किया, फाइल करने के बाद उस डिजाइन का क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन के अंदर क्या देखा जाएगा, रूल नंबर 11 देखा जाएगा। रूल नंबर 11 क्या कहता है, रूल नंबर 11 कहता है कि अगर आप एक से ज्यादा क्लास के लिए डिजाइन फाइल कर रहे हैं, एक से ज्यादा क्लास के लिए डिजाइन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एक से ज्यादा एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। इन द सिमिलर मैनर, अगर आप एक से ज्यादा क्लास के अंदर एक से ज्यादा सब क्लास के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो भी आपको सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि एक मैंने एप्लीकेशन फाइल की क्लास 1 में, और उसमें मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की सब क्लास 1 एंड सब क्लास 3 में, सेम डिजाइन बट इन अ डिफरेंट सब क्लासेस। तो इसके अंदर मुझे जो टेन्योर मिलेगा डिजाइन का, वो क्लास 1 का ही रहेगा, यानी पहली एप्लीकेशन का ही रहेगा। अगर मैंने दो एप्लीकेशन फाइल की थी, क्लास 2 में भी एक एप्लीकेशन फाइल की थी अंडर सब क्लास 1, तो इसमें जो टेन्योर है, वो टेन्योर मुझे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन से मिलेगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेके इस बात को क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक एप्लीकेशन डिजाइन 1 फाइल की ऑन 1/1/23 अंडर क्लास 1 सब क्लास 1 ऑन द सेम डेट 1/1/23, एंड दूसरा क्लास 1 सब क्लास 3 के अंदर आपने फाइल किया ऑन 1/4/23। तो अब आपने सेम क्लास रखा है, क्लास नंबर 1 ही रखा है, क्लास नंबर 1 को चेंज नहीं किया है। दैट्स वाई जो क्लास नंबर 3 का भी जो टेन्योर है ना, वो टेन्योर कहां से स्टार्ट होगा, 1/1/23 से, यानी पहले वाली एप्लीकेशन से, क्योंकि क्लास सेम है। अब मान लीजिए कि एक डिजाइन D1 ही है, जिसको आपने क्लास 1 के अंदर फाइल किया था 1/1/23 को, और फिर आपने क्लास 4 के अंदर फाइल किया ऑन 1/1/24 को। तो अब ये क्लास डिफरेंट है, आपके क्लास डिफरेंट है, इसी वजह से दोनों के टेन्योर भी डिफरेंट ही रहेंगे। जिस दिन पे वो फाइल हुआ उस दिन से ही टेन्योर रहेगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जो डिजाइन एक क्लास में फाइल होती है वही डिजाइन दूसरे क्लास में फाइल हो। तो उसकी इफेक्ट की वजह से, समझिएगा आप मेरे एग्जांपल को। एक आपने वो बल्ब के आगे जो जाली लगी होती है ना, उसको देखा होगा, और वैसी ही कुछ जाली आपने चेयर पे भी देखी होगी। तो जब आप चेयर के लिए अप्लाई करते हो ना, तो वो फर्नीचर के अंदर, फर्नीचर क्लास के अंदर अप्लाई करते हो उस डिजाइन को। और जब आप लाइटनिंग के लिए उसको यूज करते हो, तो लाइटनिंग में क्या होता है कि जो पिंजरा बना होता है, जो वो जाली लगी होती है, उसमें से लाइट्स एमिट्स होती है, और लाइट्स एमिट्स होने की वजह से एक डेकोरेशन बनता है पूरे रूम में। तो ये जो बनता है ना, उसकी वजह से उसका पर्सपेक्टिव बदल गया, वो डिजाइन का जो यूज है वो बदल गया, एप्लीकेशन बदल गया। दैट्स वाई उस डिजाइन को भी फाइल करने दिया जाएगा, और उस डिजाइन के एस्थेटिक लुक में और एनहांसमेंट हुई है, अलग से एनहांसमेंट हुई है, इसीलिए दोनों का टेन्योर भी अलग अलग रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा या मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आई विल क्लियर योर डाउट्स। एनीवेज अभी आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 11 क्या कहना चाहता है वो सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लास, एक क्लास एंड मेनी आर्टिकल्स के लिए आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस भी फाइल करनी पड़ेगी। जितने सब क्लासेस उतने एप्लीकेशन, जितने मल्टीपल क्लासेस उतने भी एप्लीकेशन। कैसे फाइल करना है, फॉर्म नंबर 1 फाइल करके फाइल करना है, ₹1000 लिए जाएंगे। ओके, फिर आर्टिकल को चेक किया जाएगा, एग्जामिनेशन होगी उसकी। मल्टीपल आर्टिकल्स के लिए सेपरेट एप्लीकेशंस भी फाइल करनी पड़ेगी, और कंट्रोलर आपकी डिजाइन को रिफ्यूज भी कर सकते हैं एज पर सेक्शन 4, अगर उसमें कोई नई या ओरिजिनल चीज ना हो।
या फिर वो डिजाइन आपकी स्कैंडलियस हो, डिफरेंट डिस्टिंग्विशेबल ना हो, और विद इन 6 मंथ अगर आपको कंट्रोलर, मान लीजिए रूल नंबर 21 ये कहता है, मान लीजिए कि आपने अपनी डिजाइन एप्लीकेशन को फाइल किया, अब उसमें कुछ भी ऑब्जेक्शंस आए कंट्रोलर के, तो वो ऑब्जेक्शंस को आपको विद इन 6 मंथ कंप्लीट करना है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसे अबेंडेंट माना जाएगा। और जिस दिन डिजाइन पब्लिश होती है उसी दिन को कहा जाता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। ये सेक्शन 5 की बात हो गई। अब हम थोड़े से एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज आपके सामने है, इसका आंसर आपको मुझे, यानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, बट अभी आप ट्राई कीजिए कि इसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिखिए या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि आपने कितना गेन किया पूरे ये सेशन में से वो पता चले। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। पोज कीजिएगा वीडियो को एंड फिर आंसर कीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको मेरा वीडियो बीच में आ रहा है तो यहाँ पर कंट्रोलर लिखा हुआ है, सी के बाद कंट्रोलर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन 15। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 है उसके मल्टीपल आंसर करेक्ट है, और क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 के सिंगल आंसर करेक्ट है। और इसकी जो केस स्टडी है 1 टू 5 में से, वो केस स्टडी भी आपने जब, अगर आपने प्रीमियम कोर्स को सब्सक्राइब किया है, आपने कोर्स की फीस दी है, तो आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, एंड इसके आंसर्स भी नेक्स्ट वीडियो में जो सेशन के वीडियोस हैं उसके अंदर मिल जाएंगे। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये 16 डेज चैलेंज है डिजाइन एक्ट का, और इस 16 डेज चैलेंज के अंदर अगर आप वीडियोस की डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है, बट ये 16 डेज के अंदर कंप्लीट डिजाइन एक्ट पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आपको एनरोल करना है तो डिटेल्स नीचे दी गई है, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9426141944। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव रहा होगा, एंड जो चीजें नहीं समझ में आ रही है उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके पूछेंगे। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे।